ऑर्डर 7 शुरू करते हैं। ऑर्डर 7 क्या कह रहा है? ठीक है, ये प्लेंट के बारे में बात कर रहा है, वादपत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्लेंट वादपत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? जैसे पर्टिकुलर्स क्या होंगे, किस तरीके से होगा, बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो रूल 1 क्या कहता है? इसकी विशिष्टियां क्या होंगी? ठीक है, विशिष्टियां क्या होंगी, यानी कि जैसे हम लोग चार्ज फ्रेमिंग में पढ़ते हैं चार्ज में क्या क्या होना चाहिए, वैसे ही वादपत्र में भी है। ठीक, क्या अंतर्विष्ट की जाएंगी विशिष्टियां? ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक सिंपल सी बात है, न्यायालय का नाम, वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम पता। ठीक है, प्रतिवादी अवयस्क है, विकृत चित्र है, जो भी कुछ है, इस बात का कथन वाद हेतु। ठीक, जिस बात के लिए आप जो है वाद ला रहे हैं उसकी अपनी चर्चा आप करिए, वाद हेतु का गठन कब हुआ। ठीक, न्यायालय की अधिकारिता है, इस बात को बताएंगे। ठीक, जिस संतोष का दावा है वो कहा जाएगा, कुछ मुजरा कर रखे हैं उसे बताया जाएगा, कोई भाग त्याग दिए हैं उसको बताया जाएगा, न्यायालय फीस जो आपने जमा की है उसके बारे में उसमें कथन किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा। न्यायालय का नाम अनिवार्य है, जानते ही हैं, वादी नाम पता, प्रतिवादी नाम पता। ठीक, आधारों का गठन कैसे हो रहा है, क्या आपको चाहिए, अंतोष मांगा गया है, तो ऐसे ही उसको पढ़िए, ऐसे ही दिमाग में रखिए, कुछ विशिष्ट बात नहीं लिखी है। ठीक है, बस ये पर्टिकुलर कहाँ पर है, रूल 1 में है, इस बात को याद रखे रहिएगा। ठीक है, फिर है 9 रूल 9 से प्रश्न आपका आएगा, सीधा सीधा देखना है, रूल 9 से आपका प्रश्न आएगा। ठीक, पर्टिकुलर्स के बाद जो प्रश्न बनता है वो रूल 9 से प्रश्न बनता है। ठीक, क्या प्रश्न बनता है? ठीक है, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, वादपत्र ग्रहण हो गया, वादपत्र ग्रहण हो गया। ठीक है, अब एक्सेप्ट हो गया है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ठीक है, समन किया जाएगा। ठीक, समन न्यायालय द्वारा। ठीक, 5-9, ठीक है, ऑर्डर 5 रूल 9 के अकॉर्डिंग इसको तामील किया जाएगा। ठीक है, भेजा जाएगा, सब कुछ करेगा। ठीक, इसके 7 दिन के भीतर, ठीक है, किया जाए, इस आदेश के 7 दिन के भीतर, ठीक, जितने भी प्रतिवादी हैं सभी के लिए, ठीक है, फीस के साथ निर्देश दे सकेगा। ये यहाँ पर समन आदेश कर लीजिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समन आदेश किया गया, ठीक है, 5-9 की तरीके से उसे प्रोसीड करना है। इस आदेश के, यही क्वेश्चन आपका बनता है, 7 डेज के भीतर, ठीक है, 7 दिन के भीतर वादी द्वारा, ठीक है, जो भी प्रारूप, जिस प्रारूप पे सादे पेज पर भेजना है, ठीक है, जितने प्रतिवादी हैं उतने, ठीक है, पेजेज लगाए जाएंगे ताकि समन बनाया जाए, सादा पेज। ठीक है, बस इतना इस तरीके से याद रखिए ताकि 7 दिन जो मेन क्वेश्चन है वो आपको याद रहे, बाकी की जरूरत नहीं है। ठीक, रूल 10 क्या कहता है? रूल 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल 10 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। किस तरह इंपॉर्टेंट रहेगा? ठीक है, रिटर्न ऑफ प्लेंट, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्लेंट, लौटाया जा रहा है। क्यों भाई लौटाया जा रहा है? क्या हुआ जो लौटा दे रहे हैं? कब लौटा सकते हैं? किसी भी प्रक्रम पे, किसी भी प्रक्रम, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, किस स्टेप पर प्रोसीडिंग है, कभी भी, ठीक है,
उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लौटा देगा जहां, ठीक है, किसी भी प्रक्रम में उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु। बस, ठीक। लैंग्वेज में मत उलझिए, आप अपनी लैंग्वेज बनाइए। रूल 10 में वाद पत्र क्यों लौटाया जा रहा है? उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, प्रोसीडिंग्स के किसी भी प्रक्रम में, ठीक है, किसी प्रक्रम में उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, ठीक। एक स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन वाद पत्र के लौटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। मान लीजिए कि डिसाइड हो चुका है, अपील हो चुका है, पुनरीक्षण हो चुका है, ठीक है, अब डिक्री अपास्त कर दी गई है तो पुनर्विचारण के लिए भी लौटाया जा सकता है उचित न्यायालय में। यह बात भी इस रूल में आती है, स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। सीधी सी बात जानिए, ठीक है, सीधा सीधा जानिए। नेक्स्ट, ये तो लौटाया जाना था, देखिए कंफ्यूजन यही होता है। 10 में लौटाया जाना है उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, तो 11 क्या कहता है? 11 से लगातार प्रश्न आया हुआ है और यह मान के चलिए कि रूल 11 से आना ही आना है, ठीक है, रूल 11 से आना ही आना है, ठीक है। यहां से 100% लगभग श्योर रहता, लगभग हर एग्जामिनेशन में आता है, ठीक। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक। वादपत्र नामंजूर हो जा रहा है, नामंजूरी यहां पर है, और इसके कारणों को भी पूछता है। इसके कारणों को आपको जानना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? ठीक है, वाद हेतु प्रकट नहीं, ठीक। आपने वाद दाखिल किया और किस बात पर विवाद है यही नहीं पता है, ठीक है। डज नॉट डिस्क्लोज एक काज ऑफ एक्शन, काज ऑफ एक्शन का ही नहीं पता है, तो वाद आगे बढ़ाकर क्या करेंगे? नामंजूर कर दिया गया, ठीक। अनुतोष का, दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम है, ठीक है, मूल्यांकन कम किया गया है। अनुतोष जो रिलीफ आपने मांगी है का मूल्यांकन कम हो तब, ठीक है, मूल्यांकन कम हो तब, ठीक। इसके बाद अपेक्षित किया गया न्यायालय ने, है ना, कम या असफल, न्यायालय ने आपको बताया कि मूल्यांकन आपने कम किया है फिर भी आप असफल रह रहे हैं तो कर दिया जाएगा, ठीक। फिर है जब मूल्यांकन ठीक है लेकिन अपर्याप्त स्टाम्प पत्र हो, अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया हो, ठीक है, अपर्याप्त पर लिखा गया हो, ठीक। इसी को दूसरी तरह से भी पूछा है, ठीक है, वो भी अपर्याप्त न्यायालय फीस, ठीक है, उसी के हिसाब से स्टाम्प लगाया जाता है। अपर्याप्त हो, इसमें भी न्यायालय द्वारा बताए जाने के बाद आप असफल रह रहे हैं, तो देखिए मूल्यांकन कम किए हैं तब भी अपर्याप्त आप लगाएंगे क्योंकि मूल्यांकन ही कम है, ठीक, अपने मूल्यांकन के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन पता चला मूल्यांकन तो ठीक किए फिर भी कम लगाए हैं, तो दोनों कंडीशंस में जो है आपका वादपत्र नामंजूर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर विधि द्वारा वर्जित वाद है, विधि द्वारा वर्जित वाद है, विधि ने पहले ही आपको रोक रखा है फिर भी आप वाद ला रहे हैं, उस मामले पर आपको अधिकार नहीं है लाने का, तो नामंजूर कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है दो प्रतियों में फाइल नहीं, तो आप जानते हैं वादपत्र दो प्रतियों में होना चाहिए, आपने दो प्रतियां नहीं लगाई हैं, नामंजूर हो जाएगा,
ठीक है, नया जोड़ा गया है, ये नया जोड़ा गया है 1999 में, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, 1999 में। ठीक, इसके बाद नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा हो। नियम 9 यानी कि 7 दिन के भीतर उसने समन भेजे जाने के लिए सादा पेपर ना लगाया हो। नियम 9 असफल। ठीक है, यानी कि यहां पर असफल हो गया है, 7 दिन के भीतर वादी ने सादा कागज नहीं लगाया है समन भेजे जाने के लिए, तब भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लगभग हर साल आता है, हर साल आता है, ये प्रश्न आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है, अगली बात आती है कि क्या क्या, ठीक है, ये जब रिजेक्ट हो गया तो क्या हम रेस जुडिकेटा से बाउंड हो गए? ये एक प्रश्न घुमा के पूछेगा। और प्रश्न पूछने की खासियत क्या है कि आर्डर रूल लिख करके पूछेगा। ठीक, आधार लिख कर नहीं, कहेगा कि रूल 10 में, ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 10 में वाद पत्र के नामंजूर किए जाने के पश्चात क्या उन्हीं आधारों पर पुनः वाद लाया जा सकता है? ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। देखते हैं लाया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, सीधा सा 13 में लिखा है। ठीक, इन आधारों पर जो नामंजूरी हुई थी, इसके लिए रूल 13 में कुछ व्यवस्था बताई गई। ठीक है, रूल 13 में क्या व्यवस्था बताई गई? ठीक, उसी वाद हेतु पर नया वाद ला सकते हैं, नया वाद लाया जा सकता है। ठीक, रटना नहीं है, सीधा जानिए। इन आधारों में रिजेक्ट होने पर नया वाद लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां मेरिट डिमेरिट पर कोई विचार नहीं हो रहा है। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया में आप फेल हो रहे हैं, अनुपालन करने में फेल हो रहे हैं, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए नया वाद लाया जा सकता है। सीधा सा जानिए। ठीक है, सीधा सा जानिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रूल तो नहीं जानना है, फिलहाल हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा। ठीक, डायरेक्ट प्रश्न बनाएगा। प्रश्न क्या बनेगा, यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका बनेगा कि वे दस्तावेज जिन पर वाद लाया जाता है, जिन पर निर्भर है, वो कब प्रस्तुत किए जाएंगे? ठीक है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स वाद निर्भर हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है जिन पर आपका प्लेंट डिपेंड है, इनको कब प्रस्तुत करेंगे? तो सीधा जानिए, वाद पत्र के साथ। ठीक है, वाद पत्र के साथ ही आप इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करिए कि इन्हीं के आधार पर हम ये वाद लेके आए हैं। तो वो आधार तो दीजिए, नहीं तो प्रथम दृष्टया विचार कैसे करेगा न्यायालय कि आपका वाद एडमिट किया जाए या ना किया जाए? तो तुरंत उसी वक्त वाद पत्र के साथ ही दस्तावेजों की कॉपी भी प्रस्तुत की जाती है। इस चीज को याद रखे रहिएगा। तो ये वाद पत्र में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, रूल 1, 9, 10, 11, 13, 14, ये सीधा सीधा जानिए। 11 सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें थोड़ा घुमा के पूछेगा, यानी कि रूल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी बातें महत्वपूर्ण है कि किसी स्टेटमेंट में ला सकता है। ठीक है, क्लियर है? आदेश 8 में आते हैं, जहां पर रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात की गई है। तो ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसके लिए अपनाई जाती हैं, किन रूल्स में अपनाई जाती हैं, उनको ध्यान से देखिए। प्रश्न आदेश 8 में 3 मुख्य हैं। ठीक है, साथ में कुछ और बातें हो सकती हैं। लिखित कथन का रूल जानिए, मुजरा का रूल जानिए, प्रतिदावा का रूल जानिए, आसान हो जाएगा। ठीक, नहीं तो 8 फिर लंबा चौड़ा है तो उसी में उलझे रह जाएंगे। तो पहले लिखित कथन 1 में लिखा हुआ है, रूल 1 में है,
लिखित कथन। रिटेन स्टेटमेंट रूल 1 में है। अब देखते हैं लिखित कथन क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज लिखित कथन कौन करेगा? प्रतिवादी करेगा। ठीक है, लिखित कथन प्रतिवादी, वाद पत्र वादी, तो लिखित कथन जवाब दावा जिसको कहते हैं प्रतिवादी। ठीक, कब करेगा या किसका करेगा? तो ये प्रतिरक्षा का करेगा। किसका लिखित कथन करेगा? प्रतिरक्षा का करेगा। कब करेगा? कब करेगा? ठीक है, ये मुख्य बात है, कब करेगा। ठीक, 30 दिन दिया हुआ है, 30 डेज। ये 30 डेज है क्या? ये है क्या? 30 दिन क्या? समन तामील होने के पश्चात। ठीक है, जब समन तामील हुआ, ठीक है, 30 दिन के भीतर, वो पश्चात मैंने लिख दिया, समन जब तामील हुआ, ठीक है, सर्विस हो गया, उसके 30 दिन के भीतर। ठीक, समन तामीली हो सकता है 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 10 दिन में हो, जब भी हो काउंटिंग तब से शुरू होगी। इसीलिए बहुत लोग समन लेने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, जब डिटेल पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल भी चर्चा होगी, अभी फिलहाल इतना ही। ठीक, अब अगर असफल रह गया, असफल रह गया, ठीक है, इसमें असफल, तो इसे एक्सटेंशन मिल सकता है 90 डेज का। 30 दिन में असफल हुआ रिटर्न स्टेटमेंट जारी करने में, तो युक्त कारणों के साथ 90 दिनों तक इसे एक्सटेंशन मिल सकता है। 90 दिनों के भीतर ये पेश कर दें। ठीक, इसके बाद एक सिंपल सा नियम, अब मैटर दिमाग में रखिए, हर चीज लिखिए मत। यदि आपका दावा जिन डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करता था उन डॉक्यूमेंट्स को प्लेंट के साथ ही आपने लगाया है, तो इसका जो प्रतिरक्षा है, लिखित कथन है, बचाव है, यह भी जिन डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करेगा तो रिटन स्टेटमेंट के साथ ही लगाया जाएगा। अब इसको एक्स्ट्रा मत लिखिए, इसको सीधा जानिए कि अगर उनको साथ ही साथ प्रस्तुत करना है तो इनको भी साथ ही साथ प्रस्तुत करना है, तो उलझेंगे नहीं, मैटर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैटर ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन बताए थे, रूल 6 में सेट ऑफ की बात है। मुजरा या सेट ऑफ क्या होता है? ठीक है, मुजरा या सेट ऑफ क्या होता है? यह धन की वसूली बाद में होता है। ठीक है, धन की वसूली में ही तो सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी सेट ऑफ तो समस्या होती है। ठीक है, धन की वसूली में। ठीक, अब बात आई लिखित कथन की पहली सुनवाई पर। ठीक है, इसे ये ला सकता है। ठीक है, मुजरा का दावा करेगा, उसके बारे में बताएगा सब कुछ। मुख्य यही है, धन की वसूली के बाद में। ठीक है, कोई लेन देन हो किसके बीच? पार्टियों के बीच के लिए। ठीक, सिंपल जानिए, सेट ऑफ क्या होता है? कोई लेन देन हो अगर पार्टियों के बीच, पक्षकारों के बीच, ठीक है, तो उसी को, ठीक है, मैनेज कर देना है। यानी कि 100 रुपये का दावा किया गया है। ठीक है, 100 रुपये का दावा किया गया है और 10 रुपये वापस किए जा चुके हैं, तो 90 ही होगा, 10 रुपये सेट ऑफ कर दिया जाएगा। या उसने 10 रुपये पहले कभी दिया था, उसको मेंटेन कर दिया जाएगा, उसी में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक, बस इतनी बात जाननी है सेट ऑफ में, और कुछ भी नहीं जानना है, और कुछ भी नहीं जानना है। ठीक, और एक बात जाने रहिए, ये जो मुजरे का दावा है, इसका जो आपने कहा कि हमारा भी इतना बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मुजरे का दावा जो होता है, ठीक है,
ये वादपत्र की तरह प्रभाव रखता है, ठीक है। इसका जो प्रभाव है वो वादपत्र के समान है, ठीक है। यानी कि अगर वादी का केस फेल हो जाए तो यह केस जीवित रहेगा, अभी आएगा ये, ठीक है, प्रतिदावा, ठीक। तो मुजरे का भी प्रभाव वादपत्र के समान ही होता है, ठीक है। इसके बाद 6A, इसी का अगला जो हिस्सा है क्वेश्चन का वो 6A है, रूल 6A है। ठीक है, रूल 6A क्या कहता है? ये प्रतिदावा की बात करता है, काउंटर क्लेम की बात करता है। काउंटर क्लेम प्रतिदावा की बात करता है कि यह क्या होता है, यह क्या होता है, ठीक है। वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावा, ठीक है, वादी के दावे के विरुद्ध, ठीक। देखिए, मुजरा भी प्रतिदावा की तरह है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। काउंटर क्लेम क्या है? आपसे कहा गया कि 100 रुपए हमारा ये उधार नहीं दे रहे हैं, हमको दिलाया जाए माननीय न्यायालय जी। समन पहुंच गया, अब वो लिखित कथन कर रहा है तो कह रहा है साहब 100 रुपया तो आप मर्ज कर दीजिएगा, सेट ऑफ कर दीजिएगा, 1000 रुपये मैंने दिया है उसको दिलाया जाए, उसको दिलाया जाए, 100 रुपया अपना ले लें। यानी कि 900 रुपये का दावे के विरुद्ध प्रतिदावा बन गया उसका, ठीक है, वादी के दावे के विरुद्ध। तो शब्द क्या यूज हो रहा है उस बात को समझिए, प्रतिदावा, काउंटर क्लेम, ठीक है। दावे के विरुद्ध दावा प्रतिदावा कहा जाता है, ठीक है, प्रतिदावा कहा जाता है, ठीक। इसमें बहुत सीधी सी बात है, यह भी, ये जो प्रतिदावा होता है यह भी एक नया दावा होता है, ठीक है। ये वादपत्र के रूप में माना जाएगा, यह भी किस रूप में? वादपत्र के समान, ठीक। चलिए, बड़ी अच्छी बात, 3 बातें हो गई, बहुत सिंपल समझ लीजिए, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? रिटन स्टेटमेंट वादी के वादपत्र के दावों का जवाब मात्र होता है, ठीक है, केवल आंसर होता है। सेट ऑफ, अगर कोई लेन देन है उसे सेट ऑफ करने का बात होता है, ठीक है। काउंटर क्लेम, वादपत्र के जो प्लेंट था वादी का, ठीक है, उसके जवाब के साथ आप भी अपने दावों को प्रस्तुत कर दिए हैं, काउंटर क्लेम कहलाता है, ठीक है। आंसर देना, सेट ऑफ करना, खुद का दावा रिटन स्टेटमेंट के साथ प्रस्तुत कर देना, काउंटर क्लेम होता है, ठीक है। बात समझे रहिएगा वरना गलत हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ स्पेशल दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है, कोई स्पेशल दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक। अब बात आई, जब ये वादपत्र के समान है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये नए क्लेम बन रहे हैं, ठीक है। अगर मूल वाद समाप्त हो जाता है तो उसका अर्थ ये होगा कि यह समाप्त काउंटर क्लेम नहीं होगा, क्योंकि ये नए दावे की तरह एक्सेप्ट किया गया है रिटन स्टेटमेंट के साथ। तो रिटन स्टेटमेंट की वैल्यू समाप्त हो जाएगी क्योंकि मूल दावा समाप्त हो गया, ठीक है, लेकिन यह नहीं समाप्त होगा, यह नहीं समाप्त होगा, ठीक है। कार्यवाही इसके लिए चलती रहेगी, वो चाहे तो वापस ले लें अपना दावा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यायालय इसको एंट्री दे चुका है, ठीक है। सीधा समझे रहिए, कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक। इसके बाद मान लीजिए कोई बातें छूट गई हैं रिटन स्टेटमेंट में या इन सब जगहों पर कोई बातें छूट गई हैं, तब आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए रूल 9 लिखा है, पश्चातवर्ती अभिवचन, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग।
रूल नंबर 9 पश्चातवर्ती अभिवचन की बात करता है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की बात करता है। ठीक, तो क्या है, क्या है, न्यायालय की इजाजत से, बहुत सीधा जानिए, ज्यादा दिमाग फिलहाल मत लगाइए। न्यायालय की इजाजत से 30 डेज, बस यही क्वेश्चन है, के भीतर। ठीक, अगर न्यायालय बाद की किसी प्लीडिंग को आप करना चाहते हैं, अनुमति दे देता है, तो आप 30 दिनों के भीतर उससे संबंधित चीजों को प्रस्तुत कर दीजिए, बिना न्यायालय की इजाजत के नहीं। बस इतनी बात पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सीधी बात है। ठीक, आदेश 8 क्लियर है। अगला देखते हैं आदेश 9। आदेश 9 क्या कहता है? पक्षकार, पक्षकारों की उपसंजाति, ठीक है, यानी अपीयर हो रहे हैं, या अनुपसंजाति, अपीयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करता है ऑर्डर। ठीक है, 9 चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से, और प्रश्न क्या बनेंगे, प्रश्न क्या बनेंगे। ठीक है, तो समन जारी हो चुका है, डेट बता दी गई है कि किस तारीख को आप लोग प्रस्तुत होइए, और उस तारीख को क्या हो रहा है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, पहली बात, उससे पहले की बात है, रूल 2 है। सामान्यतः रूल 2 को ना याद रखिएगा, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, बात पूछेगा क्या, समन की तामील होनी है। क्या किया जाना है? समन की तामील किया जाना है। ठीक है, और इस तामील के लिए खर्च कौन करता है? वादी करता है। ठीक है, समन की तामील होनी है, उस तामीली का खर्च कौन वहन करता है? वादी करता है। वादी क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, खर्चा नहीं दे पाए कि समन भिजवाया जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा? ठीक है, वाद खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, वाद खारिज कर दिया जाएगा। इस असफलता पर वाद खारिज हो जाएगा। अब वाद खारिज होना जाहिर सी बात है, समन प्रतिवादी को आप पहुंचवा ही नहीं पा रहे हैं, तो प्रतिवादी आएगा नहीं, तो वाद आगे बढ़ेगा कैसे? तो इससे अच्छा है वाद को ही खारिज कर दिया जाए, वाद खारिज कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखे रहिएगा, ताकि कोई समस्या ना रहे। ठीक है, ना रहे। ठीक, और इसके बाद क्या होगा? अगला भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड रूल। अब रूल 3 पूछेगा। ये बेसिक बात है, पहले ही होना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिलहाल है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं। दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, वाद खारिज। ठीक है, सीधी सी बात, जब दोनों लोग नहीं है, सुनेंगे किसको? वाद खारिज। ठीक है, अब बात आई, अब बात आई। ठीक है, तो नया वाद आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, नया वाद आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए रूल 4 में लिखा हुआ है कि जहां वाद नियम 2 या नियम 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी नया वाद परसीमा विधि के अधीन ला सकता है। ठीक, इसको इस तरह जानिए। ठीक है, दोनों बातें, रूल 2, रूल 3। रूल 4 क्या कहता है? नया वाद ला सकते हैं। ठीक,
समन की तामीली की वजह से नहीं हो पाया था, खारिज हो गया। दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं थे, वाद खारिज हो गया। नया वाद ला सकते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, बस पर्याप्त कारण होना चाहिए कि साहब इस वजह से, ये थोड़े कि बिना कारण के ही खारिज हो गया तो बिना कारण के ही वाद लाएंगे। ठीक है, लापरवाही को नहीं यहाँ पर महत्व दिया गया है, यहाँ पर कोई जेन्युइन कारण है उसके लिए। ठीक, ताकि प्रांग न्याय से बाध्य होकर के आप मजबूर ना हो जाइए कि नया वाद नहीं ला सकते हैं। ठीक है, रूल 5 क्या कहता है? ठीक है, रूल 5, जहां वादी समन की तामील के बिना लौटने के पश्चात 7 दिन तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां वाद का खारिज किया जाना। ठीक, अब बात आई रूल 5। समन भेजा गया किसके लिए? तामीली के लिए भेजा गया। ठीक है, समन तामीली के लिए भेजा गया, वापस लौटा, यानी प्रतिवादी नहीं मिला, समन पूरा वापस आ गया। अब क्या होगा? वादी, ठीक है, पुनः, अब वादी की लायबिलिटी है पुनः, ठीक है, नए समन का आवेदन करेगा, नए समन का आवेदन करेगा। ठीक, 7 डेज के भीतर, कितने दिनों के भीतर नया आवेदन करेगा? 7 दिनों के भीतर करेगा। ठीक है, लेकिन इस मामले में वादी असफल हो गया, यानी कि नया आवेदन करने में 7 दिनों के भीतर असफल हो गया, वाद खारिज हो जाएगा। वाद क्या हो जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन और कोई पर्याप्त कारण है तो आप पहले ही पढ़े हैं कि समन की तामीली के किसी कारणवश अगर वाद खारिज होता है तो नया वाद लाया जा सकता है, इसमें भी नया वाद लाया जा सकता है। ठीक, रिस्टोर भी किया जा सकता है, वो बाद की बात, वो बाद की बात। ठीक, बस आपको कंफ्यूजन हो तो आप सीधी सी बात जानिए, नया वाद लाया जा सकेगा। ठीक है, बस वहीं जोड़ लीजिए, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म। फिर अब आता है रूल 6। रूल के रूप में नहीं पूछेगा, चलिए रूल नहीं लिखते हैं, जबरन रूल पढ़ते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, जब वादी उपसंजात, ठीक है, चलिए लिख देता हूं, रूल में बहुत ना उलझिएगा। वादी उपसंजात, यानी वादी हाजिर आए हैं, वादी न्यायालय हाजिर हैं, क्या होगा? क्या होगा? उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, समन के लिए। ठीक, क्या है? समन समय से तामील है। ठीक है, समन समय से तामील हुआ है, एक शर्त यह है। ठीक, दूसरा है तामील नहीं, समन तामील नहीं हो पाया है। ठीक है, तीसरा नियम है, ठीक, देरी से तामील, यानी कि समन तामील होने में लेट हुआ है, तो जब तामील होता है उसके बाद से ही तो 30 दिन के भीतर गिना जाता है, तो लेट हुआ है तो क्या क्या होगा इसका प्रभाव? ठीक, एक पक्षीय डिक्री, समन की समय से तामील हुई है फिर भी नहीं आए हैं, एक पक्षीय डिक्री कर दी जाएगी। ठीक है, एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी। ठीक, तामील नहीं हुई है तो पहले ही पढ़े हैं, दूसरा समन, इसके लिए आप पैरवी करिए। ठीक है, इसके लिए पैरवी करिए। ठीक,
तो और देरी से तामील हुई है अगली तारीख, ठीक है। युक्त समय के पश्चात की अगली तारीख दे दी जाएगी कि भाई लेट हुआ था, अभी आपका 30 दिन के भीतर का मामला था, चलिए आपको नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, ठीक। अभी 2 दिन पहले ही समन तामील हुई तो खारिज थोड़े कर देंगे, नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। 3 नियम है। समय से तामीली है समन की एक्स पार्टी, तामील नहीं है दूसरा समन निकलवाइए, देरी से है तो युक्त समयानुसार अगली तारीख दे दी जाएगी, ठीक है। सूचना भेज दी जाएगी, ठीक। यह बात हो गई रूल 6 में, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब रूल 8 देखना है, प्रतिवादी आया वादी नहीं आया तब क्या होगा, ठीक है। रूल 8 क्या कहता है, ठीक। प्रतिवादी उपसंजात, वादी साहब नहीं है तो क्या करेंगे, सुनकर वाद खारिज, जिसने वाद किया वही नहीं है तो वाद खारिज, ठीक। एक बात। दूसरी बात, यदि प्रतिवादी ने कोई भाग स्वीकार कर लिया है तो उसके अनुसार डिक्री हो जाएगी, ठीक है, शेष खारिज हो जाएगा, बस इतना जानिए और कुछ नहीं, ठीक। पूछता यही है, वाद खारिज हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रतिवादी ने स्वीकार किया है तो प्रतिवादी के विरुद्ध उतने हिस्से का, ठीक है, जितना एक्सेप्ट किया गया है, डिक्री जारी की जा सकती है, बाकी वाद खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, बाकी वाद खारिज कर दिया जाएगा, ठीक। अब यहां पर है, ठीक है, क्या गैर हाजिरी के कारण खारिज हुआ, इतनी बड़ी मिस्टेक आपने की तो क्या नया वाद लाया जा सकेगा, ठीक है। तो रूल 9 कहता है, रूल 9 कहता है, ठीक, नया वाद लाने से प्रविरत हो जाएगा या नहीं ला सकेगा। आपकी कमी हो गई ना, आप कमी कर रहे हैं तो नहीं ला सकते हैं, ठीक। परंतु युक्त कारण, ठीक है, अगर युक्त कारण दे रहे हैं तो खारिजी जो रिजेक्ट किया गया था अपास्त कर दी जाएगी, एक प्रोसीडिंग आगे बढ़ जाएंगी, जो खारिज हो गया था उसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जानबूझकर असफल रहे हैं तो आप नया वाद अब नहीं ला सकते हैं। कंडीशन 2 है, युक्त कारण से या जानबूझ करके गैर युक्त कारण से, तो एक में आपको अधिकार मिलेगा, दूसरे में अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है, सीधा सीधा जानिए, ठीक। रूल 13 पूछता है, बहुत सिंपली पूछेगा, ठीक है, लंबा चौड़ा रूल है तो अपने हिसाब से पढ़िए, ठीक है। एक पक्षीय डिक्री, एक पक्षीय डिक्री है तो जाहिर सी बात है एक्स पार्टी डिक्री आपके प्रतिवादी के विरुद्ध है, इसका अपास्त किया जाना, ठीक है। तो प्रतिवादी के विरुद्ध पारित जो एक पक्षीय डिक्री है उसे अपास्त किया जा सकता है, तो किस रूल में अपास्त किया जा सकता है, रूल 13 में। टर्म एंड कंडीशंस रूल 13 में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या है, 2 बातें जानिए अपास्त करने के आधारों को, 2, समन की तामील सम्यक रूप से नहीं, यानी जो प्रॉपर वे था समन की तामील का और उसको जानकारी मिल जाती, उस तरह से नहीं हुआ है, बचाव मिलेगा। और दूसरा है युक्त, ठीक है, कारण, कोई युक्त कारण है तब भी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किया जा सकता है, ठीक है, अपास्त
किया जा सकता है। ठीक, एक स्पष्टीकरण लिखा है कि एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अगर अपील की गई है, ठीक है, और अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, वहां एक पक्षीय, यानी कि यदि आप अपील कर दिए, इसको इस तरीके से जानिए, ठीक, इस डिक्री की आपने अपील कर दी, तब अपास्त का आवेदन नहीं। जब अपील कर ही दिए हैं तो अपास्त करने के लिए आवेदन थोड़े दिया जाएगा, ठीक है, तब एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जाने रहिएगा। अगर सेट असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट, तो सेट असाइड के लिए, अपास्ती के लिए आवेदन तब दे सकते हैं जब अपील ना किया हो। जब अपील कर ही दिए हैं तब आप नहीं दे सकते हैं, इस बात को याद रखिए, बस पर्याप्त है। ठीक, इसके बाद रूल 14 जो लिखा हुआ है वो सिंपल है। वो क्या लिखा है कि कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना अपास्त नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब आवेदन करेंगे, अपास्त करेंगे, तो इसी को यहां जोड़ लीजिए, विपक्षी को सूचना देकर, ठीक है, रूल 14 में लिखा है, बस रूल 14 में लिखा है। भाई दूसरे पक्ष को सुने बिना तो जस्टिस नहीं होगा ना, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए दूसरे पक्षकार को सुना जाएगा, ठीक है, रूल 14 में लिखा है, सिंपल, ठीक है, सिंपल, क्लियर है। अब देखते हैं आदेश 10 में क्या, ठीक है। तो 10 में बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जान रहे हैं, आपका वाद पत्र स्वीकार हो गया, लिखित कथन दाखिल हो गया, दोनों पक्षकार उपसंजात हैं, वादी प्रतिवादी दोनों उपसंजात हैं। अब क्या किया जाएगा, ठीक है, अब क्या किया जाएगा, उसके लिए न्यायालय मौखिक परीक्षा करेगा, ठीक है, न्यायालय मौखिक परीक्षा करेगा। लेकिन 1999 में एक रूल जोड़ दिया गया है, रूल 1A, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। न्यायालय का निर्देश यहीं पर दिया जाएगा, यानी कि वैकल्पिक निदान के लिए न्यायालय आदेश कहाँ दे सकता है, ठीक है, वैकल्पिक निदान के लिए न्यायालय आदेश रूल 1A जो कि 99 में जोड़ा गया है, ऑर्डर 10 में दिया जा सकता है, ठीक है, ठीक। फिर रूल 2 में मौखिक परीक्षा कर लेगा, साक्षी की मौखिक परीक्षा करेगा वाद के प्रथम सुनवाई पर। जब दोनों पक्षकार उपस्थित हैं तो अब जाहिर सी बात है प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाएगी। अब साक्षियों को आप लाइए, उनकी मौखिक परीक्षा कर ली जाए, ठीक। रूल 4 में एक स्पेशल बात लिखी गई है कि आपका प्लीडर या एजेंट जो कोई भी है न्यायालय में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो असमर्थ है उत्तर देने में, अपने को असमर्थ बना लिया है या इनकार कर देता है, तब क्या होगा, तो पहली सुनवाई में मुलतवी कर दिया जाएगा मामले को 7 दिनों तक के लिए, ताकि पक्षकार स्वयं आ सके और बता सके कि भाई ये नहीं आंसर दे रहे हैं, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यदि उत्तर नहीं देंगे तो पक्षकार के विरुद्ध हो सकता है। तो एजेंट की कमियों को पूरा करने के लिए 7 दिन का मौका उसको दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। रूल ऑर्डर 11 में बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं पढ़ना है। ऑर्डर 11 के रूल 6 में लिखा है कि कलंकात्मक, अशिष्ट, विसंगत प्रश्नों को अगर पूछा जा रहा है तो आक्षेप कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से पूछेगा कि परिप्रश्नों पर आक्षेप, कलंकात्मक या विसंगत परिप्रश्नों पर आक्षेप कहाँ किया जा सकता है, ऑर्डर 11 रूल 6 में किया जा सकता है। यह बात आप सीधे तौर पर पूछेगा, बाकी नहीं जानना है। और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहाँ पर कहा जाएगा, ऑर्डर 11 रूल 14 में कहा जाता है कि क्या करेंगे, दस्तावेज पेश करेंगे। किसी भी समय न्यायालय दस्तावेज मांग सकता है तो आपको प्रस्तुत करना ही होगा, बस प्रश्न नहीं बनेगा, जानने भर के लिए आपके पर्याप्त है, ठीक है। आदेश 12 स्वीकृतियों से संबंधित है। तो आप जानते हैं सिविल मामला है, स्वीकृतियां की जा सकती हैं, संस्वीकृतियों से कोई भी मतलब नहीं है। तो एडमिशंस हो गए हैं, ठीक है। तो उन स्वीकृतियों के लिए रूल 1 में लिखा है लिखित सूचना दी जाएगी 9 दिन के भीतर की, और उसके बाद रूल 6 में इन स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय भी दिया जा सकता है, क्योंकि जब मामला स्वीकृत कर लिया गया विरोधी पक्षकार द्वारा तो कोई मामला बचा ही नहीं, तो उसकी स्वीकृति के अनुसार जजमेंट
निकाला जा सकता है, निर्णय दिया जा सकता है, वह प्रक्रिया अपना ली जाएगी। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। फिर अगली बात, एक और प्रश्न है आपका। ठीक है, उसमें क्या है, दस्तावेजों के लिए प्रश्न है। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर आदेश, रूल ये सब नहीं पूछेगा, एक लाइन लिख करके पूछेगा कि जो भी दस्तावेज हैं इन्हें कब प्रस्तुत करना होगा दस्तावेजी साक्ष्यों को, जो आपकी ओर से दावा किया गया है। सभी विवादक स्थिरीकरण के समय या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन जिस तरह बनते हैं उस तरीके की बातों को जानिए, फिलहाल उलझने का समय नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक ऑर्डर 14 तक आपका हो गया। ठीक है, 13 तक, 14 से कल हम शुरू करेंगे, उसके आगे का जो है आपको नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक, इससे बाहर प्रश्न नहीं आने हैं, इसलिए इधर उधर सीपीसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं। सिंपल पढ़िए, सीधा पढ़िए। ठीक है, जो प्रश्न आते हैं उनको पढ़िए, सभी सही होंगे, गलती की संभावना न्यूनतम रहेगी। ठीक है, ज़्यादा उलझेंगे, ज़्यादा गलतियां होंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सीमित सही जगह पर पढ़िए, आपका भला होगा, कल्याण रहेगा। ठीक है, गलतियां घटेंगी, सिलेक्शन की ओर आप एक कदम आगे और बढ़ जाएंगे। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।